Hello everyone, I am Professor Abhay Bua and I have Masters in Construction Engineering and Management, and in this series we are going to discuss about the highway engineering and traffic engineering, and this is the point to point talk। मतलब कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। जो भी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल के अंदर जानना है, समझना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। So please check it out someone else video, because here we are only going to discuss about the remembering point। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लास्ट टाइम जो रिवीजन करना रहता है एग्जाम से पहले, उसके लिए वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो बेसिकली जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे के बारे में आपको पूछा जाता है। होता क्या है तो कि हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि पेवमेंट सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले बात करते हैं तो फ्रिक्शन रहती है, दैट इज नोन एज द स्किड रेजिस्टेंस यूज्ड टू कैलकुलेट द डिजाइन स्पीड, रेडियस ऑफ द कर्व, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड सम अदर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर द रोड। तो लगभग सारी चीजों के लिए हम लोग फ्रिक्शन का या तो स्किड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप कब होती है? जब अपना व्हील का रोटेशन रहता है वो जो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उससे। इट मीन्स कि क्या होता है तो कि मान लो कि मेरे पास एक सरफेस अवेलेबल है, मेरा ये जो व्हील है अपनी मतलब यहाँ पर घूम रहा है तो वो ज्यादा घूमेगा। अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, इट मीन्स कि उसका जो 2πr हिस्सा है इतनी लेंथ मतलब वो कवर अप करना चाहिए। अगर ये मतलब जो चक्कर मतलब घूम रहा है उससे मतलब कम लेंथ जब कवर अप करता है, इट मीन्स कि आरपीएम ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उससे, तो मतलब उसको स्लिप बोला जाता है। आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंगली जो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है वो क्या है तो कि 0.35 टू 0.40 ए। ओके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो वो कितना लेते हैं 0.15 बराबर। अब ये 0.15 की जो वैल्यू है वो भी डिपेंड्स करती है, सो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कमेंट में क्या लिखना है तो कि आईआरसी कब बना था, इन विच ईयर आईआरसी अकर्स, ये आपको मतलब कमेंट के अंदर लिख के बताना है। सो वेरियस मतलब अपने पास स्पीड अवेलेबल है जो कि मतलब डिजाइन स्पीड है कि 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है, 40 से 50 से 60 है और 80 से लेके 100। तो एफ की वैल्यू वेरी होती है कि 20 से 30 के लिए 0.4, 40 के लिए 0.38, 0.37, 0.36 एंड 0.35। मोस्ट ऑफली हम लोग जो भी नेशनल हाईवे वगैरह डिजाइन करते हैं ये वाली स्पीड के लिए तो हम लोग 0.35 कंसीडर करते हैं। आगे बात की जाए तो पेवमेंट अनइवननेस के बारे में पूछा जाता है कि आपका जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके ऊपर पेवमेंट आपका कितना मतलब अनइवन है। ओके, तो मतलब इसके लिए क्या करते हैं तो कि बम्प इंडिकेटर या तो मतलब रोगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर दिस आउट, और जितनी मतलब वैल्यू इसकी मतलब लेसर वैल्यू मिलती है आपको उतना बेटर आपका पेवमेंट है। कुछ मतलब इसकी बेसिकली वेल डिफाइंड कंडीशन है कि मतलब 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर एंड 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर इज द कंसिडरेशन, या तो फिर मतलब अच्छा माना जाता है पेवमेंट। ओके, तो इसके बारे में आपको एग्जाम में अभी करंट के टाइम में पूछा जाता है बम्प इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या होता है या तो रोगोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पेवमेंट कितना अनइवन है, मतलब कि पेवमेंट आपने बनाया वो कितना मतलब स्ट्रेट है या तो ऊपर नीचे है, उसके बारे में मतलब आप यहाँ से पता लगा सकते हो। आगे बात की जाए तो कैम्बर या तो क्लोज स्लोप के बारे में आपको पूछा जाता है। एक तो पैराबोलिक होता है, इलिप्टिकल होगा, या तो फिर मतलब स्ट्रेट कैम्बर होगा या तो कॉम्बिनेशन होगा। पैराबोलिक कब यूज होता है तो कि सबसे ज्यादा प्रिफर्ड होता है और ज्यादा मतलब ट्रैफिक की मूवमेंट फास्ट हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कंक्रीट रोड प्रोवाइड करते हैं तब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए क्या होना चाहिए तो कि डिवाइडर बीच के अंदर होना चाहिए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। कंबाइन का इस्तेमाल करने से क्या होगा तो कि दोनों के फायदे मतलब अपने को मिलेंगे और अपना जो रोड है वो ज्यादा मतलब अच्छा बनेगा। तो मतलब करंट के टाइम पे कंबाइन का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होते हैं। फिर विथ ऑफ पेवमेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम विथ ऑफ व्हीकल के अंदर आईआरसी के अकॉर्डिंगली 2.44 मीटर ली जाती है। इट मींस कि हम लोग जो भी मतलब पेवमेंट बनाएंगे वो मिनिमम तो उतने से ज्यादा तो होना ही चाहिए। एंड विथ ऑफ रोड वे की अगर बात की जाए तो इट कैन बी रिटन एज द फॉर्मेशन विथ इज इक्वल टू कैरेज वे विथ इंक्लूडिंग द सेपरेशन प्लस शोल्डर। ओके, तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डायरेक्टली, मतलब ऐसे ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी की फॉर्मेशन विथ क्या होते हैं। तो फॉर्मेशन विथ इक्वल टू आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चूज क्या करना है तो कि कैरेज वे विथ इंक्लूड सेपरेशन इफ एनी प्रोवाइडेड प्लस द शोल्डर। ओके,
फिर राइट ऑफ वे की अगर बात की जाए तो फॉर्मेशन विड्थ अपने पास है, उसके अंदर रोड मार्जिन ऐड किया जाए तो दैट इज नोन एज द राइट ऑफ वे। अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात की जाए तो नॉर्मल विड्थ इसकी रहती है 45 मीटर की और मैक्सिमम विड्थ रहेगी 60 मीटर की, और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन रहेगा 80 मीटर और कंट्रोल लाइन का रहेगा 150 मीटर। एग्जाम के अंदर आपको फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन ये वाला इक्वेशन मतलब पूछा जाता है कि राइट ऑफ वे क्या होता है। अभी तक कभी ये वाले डायमेंशन पूछे नहीं गए हैं। आगे बात की जाए तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कोई भी व्हीकल कितने डिस्टेंस पर स्टॉप होगा वो पता लगाना, बराबर। अब मिनिमम डिस्टेंस जो भी मतलब विजिबल रहता है ड्राइवर को एनी इंस्टेंट के लिए, सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू हिम टू जज द क्राइटेरिया। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है तो कि लेग डिस्टेंस प्लस द ब्रेक डिस्टेंस, ओके। अब ब्रेक डिस्टेंस कैसा रहेगा तो कि जैसे आपके सामने कुछ आया, आपने मतलब रिएक्शन किया, फिर आपने ब्रेक के ऊपर पैर रखा, ब्रेक को मतलब यूज किया और उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट कैन बी नोन एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस क्या रहता है तो कि रिएक्शन टाइम इनटू डिजाइन स्पीड। जो भी डिजाइन स्पीड अपनी रहती है कि मान लो कि 80 किलोमीटर पर आवर से हम लोगों ने डिजाइनिंग की है, तो डिजाइन स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। रिएक्शन टाइम जनरली हम लोग 2.5 सेकंड का लेते हैं, तो 2.5 सेकंड यहाँ पर आ जाएगी। अब रोड कोई भी टाइप का हो या तो ट्रैफिक कोई भी टाइप का हो, रिएक्शन टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ओके। ब्रेकिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं तो दैट कैन बी v स्क्वायर बाय 2gf, जहां पर मतलब f क्या है तो कि लॉन्जिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड v क्या है तो कि वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। सो दैट SSD क्या हो जाएगा क्योंकि मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो कि vt प्लस v स्क्वायर बाय 2gf, ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर बाय 2gf एंड vt इज आवर लेग डिस्टेंस। स्टॉपिंग अगर मतलब अपने को कहीं पर प्रोवाइड करना हो कि अपने पास अगर मतलब स्लोप अवेलेबल है, वहां पर अगर अपने को एसएसडी प्रोवाइड करना है तो स्लोप हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सेकंड वाले टर्म के अंदर, ओके। प्लस और माइनस 0.01 n क्या है तो कि मतलब जब भी असेंडिंग अपने पास ग्रेडियंट अवेलेबल हो तब हम लोग प्लस की साइन यूज करेंगे, डिसेंडिंग ग्रेडियंट अवेलेबल हो तब हम लोग माइनस की साइन यूज करेंगे, ओके। इट मींस कि आप मतलब कहीं पर जा रहे हो, अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो एसएसडी के अंदर क्या होगा तो कि ग्रेविटी की वजह से वो आपको फायदा करेगी तो वो यहाँ पर प्लस में ऐड करेंगे। डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से वो आपको नुकसान करेगी तो माइनस के अंदर मतलब हम लोग ऐड करेंगे। अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट दिस बोथ द थिंग्स इन किलोमीटर पर आवर आल्सो, ओके। सो दिस इक्वेशन आर फॉर द किलोमीटर पर आवर स्पीड, जब आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में अवेलेबल हो। जब आपके पास स्पीड मीटर पर सेकंड में अवेलेबल हो तब आप मतलब ये इक्वेशन का इस्तेमाल अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आगे बात की जाए तो कि कुछ पॉइंट आपको नोटिस करने हैं। फॉर द स्लोपिंग ग्राउंड रिप्लेस f बाय द f प्लस और माइनस 0.01 n, and for the braking efficiency eta multiply with the f with the eta, okay. In case of sloping ground and the braking efficiency denominator becomes 2g bracket f plus or minus 0.01 add into efficiency. SSD for the single one way traffic will be equal to minimum of the SSD found out, जितनी भी minimum मिलती है वो। अगर two way traffic है तो that can be 1/3 times of the minimum SSD, and SSD for the two way traffic can be minimum, okay. नाउ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपने को केस समझना क्या पड़ेगा तो कि पहले तो क्या चीज ओवरटेक कर रहे हैं और मतलब कौन सी चीज है। मान लो कि कोई एक कार है जो मतलब ट्रैवल करेगी कितना D1 जितना डिस्टेंस फ्रॉम A1 टू A2, फिर वो B1 से B2, B1 से मतलब एक गाड़ी है जिसको ओवरटेक करेगी, जो ओवरटेक करे तब गाड़ी भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज फ्रॉम B1 टू B2, एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द कार जो मतलब फाइनल पोजीशन रहेगी वो S3 तक रहेगी। सामने की ओर से भी कुछ कार आ रही है जो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वो भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट वी मस्ट नीड टू कैलकुलेट 3 डिस्टेंस। एक तो ये कार यहाँ से लेके यहाँ तक कब तक आई वो डिस्टेंस पता लगाना पड़ेगा, फिर इस कार ने ओवरटेक किया ये वाली कार को तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो पता लगाना पड़ेगा, और ये गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता लगाना पड़ेगा। इट मींस कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई 3 डिस्टेंस D1, D2 एंड D3। अब डिस्टेंस पता लगाने का सबसे बेस्ट मतलब क्या है तो कि हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है तो कि वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वेलोसिटी क्या रहती है तो कि मीटर पर सेकंड रहती है, और टाइम क्या रहता है सेकंड में, तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट योर मीटर, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। पहला वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा तो कि दैट कैन बी वीबी इनटू टाइम। वीबी मतलब क्या है तो कि मतलब जो भी व्हीकल अपना मूव कर रहा है A1 से A2 उसकी स्पीड, ओके।
सो दैट कैन बी वीबी इनटू टाइम। और यहाँ पर रिएक्शन टाइम क्या रहेगा, तो मुझे ओवरटेक करना है, उसका रिएक्शन टाइम हम लोग 2.5 सेकंड कंसीडर करते हैं। दूसरा वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सो दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ द बी प्लस 2 टाइम्स एस। एस क्या है, तो कि ये यहाँ से ए वाला डिस्टेंस एंड दिस वन डिस्टेंस, उसके अंदर बी ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल की टी क्या है, तो कि टाइम फॉर दी ओवरटेकिंग, मतलब कि A2 को यहाँ से लेके A3 तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट कैन बी कवर अप अंडर दिस। D3 क्या है, तो कि V इंटू टी। V क्या है, तो कि यहाँ पर जो तीसरा वाला व्हीकल जो सामने की ओर से आ रहा है उसका मतलब जो स्पीड रहेगी वो। T क्या रहेगा, तो कि दैट कैन बी अंडर रूट 4s डिवाइड बाई A। A क्या है, तो कि एक्सेलरेशन। ओके, एंड टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों का समेशन D1 प्लस D2 प्लस D3। नाउ टेंडेंसी टू ओवर टर्न की बात की जाए कि अगर कोई व्हीकल आप चला रहे हो और ओवर टर्न कब हो जाएगा, या तो आपने देखा होगा कि गाड़ी मतलब आप मोड़ के ऊपर ले जा रहे हो तो आपको धीमी करनी रहती है, कुछ स्पीड अगर कम करोगे तो ही आप सेफ मतलब फील करोगे, तो मतलब जो चीज है वो सारी चीजें ओवर टर्न के अंदर आती है। तो ओवर टर्निंग कभी भी अपने को अवॉइड करनी है तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के अकॉर्डिंगली मतलब होते हैं। इट मींस कि B/2h, ओके, दैट इज अवर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। या तो P/W आप ले सकते हो, तो अपनी जो V²/2g मतलब कि अपनी जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए P/2h से, तो ये मतलब अपना व्हीकल ओवरटर्न नहीं करेगा, वरना वो ओवरटर्न कर जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि अगर f की वैल्यू है वो B/2h से मतलब अगर कम है तो व्हीकल मतलब स्कीड करेगा ओवरटर्न होने से पहले। अगर f की वैल्यू ज्यादा है तो व्हीकल ओवरटर्न करेगा स्कीड होने से पहले। और टू अवॉइड द बोथ द स्कीडिंग एंड ओवरटर्निंग द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड बी लेस देन दैट ऑफ B/2h एंड द f, मतलब कि ये दोनों से अपना सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कम रहना चाहिए। टू अवॉइड द लेटरल स्पीड, अगर लेटरल स्पीड अवॉइड करना है तो भी मतलब V²/2g की वैल्यू f से कम होनी चाहिए, या तो P/W की वैल्यू भी f से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज याद रखनी है कि कभी भी मतलब क्या रहेगा, तो कि जो अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेटरल फ्रिक्शन, जो कि हम लोग नियरली 0.15 लेते हैं, उससे तो वैल्यू कम ही रखनी है। दूसरी क्या कम रखनी है, तो कि V²/2g से भी अपनी वैल्यू मतलब कम होनी चाहिए। कौन सी, तो कि सेंट्रीफ्यूगल जो रेशियो मिलता है B/2h उसकी। ओके, तो ही मतलब अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एग्जाम में आपको ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि मतलब ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है। आगे बात की जाए तो कुछ जनरल इक्वेशन है कि आपको अगर सुपर एलिवेशन पता लगाना है तो क्या है। पहले तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो कि मान लो कि आपका मतलब कैम्बर अवेलेबल है, कहीं पर आप टर्न ले रहे हो तो आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पर मतलब कैम्बर को बढ़ा दोगे। तो जो अमाउंट ऑफ कैम्बर आप बढ़ा रहे हो या तो जो अमाउंट ऑफ स्लोप आप बढ़ा रहे हो एट द साइड, दैट इज नोन एज द सुपर एलिवेशन, उसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है। ओके, E प्लस एफ इज इक्वल टू V²/GR हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग मीटर पर सेकंड ले और R की वैल्यू हम लोग मीटर के अंदर कंसीडर करें, या तो V²/127 R लेते हैं जब हम लोग किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन स्पीड, एंड R को मीटर में कंसीडर कर रहे हैं। ओके, मिनिमम सुपर एलिवेशन किसे कहते हैं, या तो जो अपने पास प्लेन या तो रोलिंग टेरेन अवेलेबल हो जहां पर मतलब स्नो बाउंड्री हिल टेरेन अवेलेबल हो, वहां पर 1/15 या तो 7% लेते हैं। इट मींस कि 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हिली टेरेन मतलब विदाउट स्नो अवेलेबल है तो 10% तक हम लोग ले सकते हैं सुपर एलिवेशन को। ये चीज याद रखनी है जब भी हम लोग एग्जांपल की मतलब सोल्व करते हैं, या तो अपने को ऑप्शन दिए जाते हैं कि फॉर द स्पीड और इस रेडियस के लिए आपको मतलब सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करना है। अगर वैल्यू मतलब 7 से ज्यादा आती है तो अपने को लिमिट करके 7% ही चूज करना है, और अगर हिली टेरेन है तो 10% चूज कर सकते हैं। ओके, बाकी सारी चीजें सेम ही है, यहाँ पर जो डिस्कस की गई वही वही चीज है कि अगर आपको मतलब ये वैल्यू ज्यादा मिलती है तो 60% अज्यूम करके आप डिजाइन स्पीड वापस नहीं पता लगा सकते और उसी के बेसिस पे वापस सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, आगे बात की जाए तो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज कि मैंने बताया कि मैक्सिमम कितना है 7%। 60 को डिवाइड करोगे 100 से तो 0.07 आ जाएगा। एफ की वैल्यू मैक्सिमम हम लोग 0.15 लेते हैं तो वो भी लिख दी, V²/127 R मतलब लिख दिया। तो यहाँ पर आप मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, मुझे पता है तब तक V²/225 वाला। ओके, सो यू कैन टेक इट आउट, आप मतलब ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स्ट्रा वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो काफी सारी जगह पे क्या रहता है, तो कि हम लोग एक्स्ट्रा वाइंडिंग मतलब कि रोड को थोड़ा सा चौड़ा मतलब बना देते हैं ऑन द कर्व्स, जहाँ पर मतलब रोड मुड़ रहा हो वहां पर।
दो चीजें रहती है, एक तो मैकेनिकल वाइंडिंग रहती है, एक तो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग रहती है। ये दोनों के इक्वेशन आपको याद रखने हैं कि अगर मैकेनिकल वाइंडिंग है तो NL²/2R मतलब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। N मतलब की नंबर ऑफ मतलब लेन आपकी है, L² मतलब की आपकी विड्थ, और R मतलब की रेडियस ऑफ द कर्व। और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे V/9.5 √R, जहाँ पर V की दोनों के अंदर वैल्यू हम लोग km/h कंसीडर करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका समेशन करेंगे तो अपने को टोटल वाइंडिंग कितनी प्रोवाइड करनी है वो पता चलेगा। इट मींस कि होता क्या है, क्योंकि ये रोड यहाँ से ऐसा मतलब मुड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोड को यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करेंगे एज कम्पेयर टू दिस। ओके, सो दैट इज नोन एज द वाइंडिंग। अब ग्रेड कॉम्पेंसेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो कि जब भी आप मतलब व्हीकल को मूव करवा रहे हो हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर या तो वर्टिकल कर्व के ऊपर, तो क्या होता है आपको झटका ना लगे, या तो जो आपका मूवमेंट है वो स्मूथली हो जाए, या तो आपका व्हीकल को एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत कम से कम पड़े। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्रेड कॉम्पेंसेशन भी मतलब प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, तो कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, जो भी अपना इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड करते हैं 330 प्लस R/R, या तो मतलब मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 75R। ओके, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व की अगर बात की जाए तो टोटल चेंज इन ग्रेडियंट डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट अगर किया जाए तो आपको लेंथ मिल जाएगी वर्टिकल कर्व आपको जितना प्रोवाइड करना है उसकी। अब कुछ मतलब वर्टिकल कर्व है कि अगर आप समिट कर्व प्रोवाइड कर रहे हो तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के कुछ इक्वेशन है, आपको याद कौन से रखने हैं, तो कि ये जो मतलब किए गए यही इक्वेशन आपको मतलब एग्जाम के अंदर डायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे। आपको जो डेटा दिया गया है वो डेटा के अंदर आप डायरेक्टली ये वैल्यू रखोगे इसके अंदर तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेंथ की बात की जाए, अगर L की वैल्यू SSB से ज्यादा है या तो कम है, दो चीजें देखनी है। अगर ज्यादा वैल्यू है तो NS² / 4.4 लेना है, कम वैल्यू है तो L = 2S - 4.4/N लेना है। OSD के लिए भी सेम है कि अगर L की वैल्यू ज्यादा है तो NS² / 9.6, और अगर कम है तो 2S - 9.6/N। ओके, अब याद कैसे रहेगा ये चीज, तो कि मतलब जब भी हम लोगों की वैल्यू L की ज्यादा है तो क्या होगा, NS² तो कॉमन है, एक हो जाएगा 4.4, दूसरा वाला इसका अगर डबल किया जाए तो कितना होगा, तो 8.8 समथिंग हो जाएगा, विच इज नियर बाय। यहाँ से मतलब नियर बाय है तो आप मतलब एक ही चीज याद रखो। और अगर आपको OSD के लिए पूछा जाए सेम कंडीशन में तो मल्टीप्लाई विद 2 कर दो तो भी आपको मतलब आंसर नियर बाय सेम ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर बात की जाए तो एक आता है 2S - 4.4/N, तो इसके लिए मतलब दूसरे वाले के लिए 9.6 मतलब है। ओके, तो दो ही वैल्यू याद रखनी है, एक 4.4 एक 9.6। एल की वैल्यू क्या है, तो कि लेंथ ऑफ कर्व है एस, एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। आपको पता ही होगा कि हाइट ऑफ आई लेवल अपने को पूछा जाता है 1.2 मीटर हम लोग कंसीडर करते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल अगर कोई पूछा जाए तो 0.15 मीटर कंसीडर करते हैं। ओके, ये चीज याद रखना है, ये मतलब अभी तक पूछी नहीं गई बट ये वाली चीज तो काफी एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। ओके, जो भी अपने पास एग्रीगेट अवेलेबल है उसकी क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कि बेस कंक्रीट के लिए अगर यूज कर रहे हैं या तो बेस कोर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो 45%, अगर सरफेस कोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30% से मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, टफनेस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट द इंपैक्ट एंड द सडन लोडिंग, तो मतलब IRC की रिकमेंडेशन क्या है, तो कि बियरिंग कोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 30%। बेस कोर्स के लिए अगर बिट्यूमिनस मैकेडम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर WBM मतलब कि वाटर बाउंड मैकेडम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यू कैन सी द रेंज की मतलब अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एग्रीगेट है तो मतलब जो भी मतलब इसकी बेस कोर्स के लिए इस्तेमाल करें तो 45%, सरफेस कोर्स के लिए 30%। इट मींस कि इम्पैक्ट जो वैल्यू क्रशिंग वैल्यू है वो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको मतलब टफनेस की अगर बात की जाए तो मतलब वियरिंग फोर्स है जहाँ पर आप गाड़ियाँ चलाओगे तो वो मतलब कम है एज कम्पेयर टू द लोअर लेयर। ओके, हार्डनेस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एब्रेशन दैट इज नोन एज द हार्डनेस। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट हम लोग करते हैं इसके लिए। और सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो तो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वियरिंग कोर्स के लिए 30% से ज्यादा, और बेस कोर्स के लिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप डेवल एब्रेशन टेस्ट भी कर सकते हो और डोरी एब्रेशन टेस्ट भी कर सकते हो, दोनों के अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी बट दे ऑल आर नियर बाय सेम। ओके, दोनों की मतलब अरेंजमेंट अलग रहती है, दोनों का मतलब फेनोमेना तो सेम ही है कि हार्डनेस फाइंड आउट करनी है। ओके,
तो ये भी आपको पूछा जाता है कि हार्डनेस के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे, टफनेस के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे, इलोंगेशन के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे, वगैरह वगैरह आपको पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे जो मटेरियल वाला वीडियो है उसके अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, आगे बात की जाए तो अलग अलग टेस्ट रहते हैं बिट्यूमिन के लिए। तो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं हम लोग बिट्यूमिन के ऊपर। वो क्या रहता है, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस और द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिट्यूमिन। ये आपको याद रखना है कि बिट्यूमिन की कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। काफी सारी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाउ टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिट्यूमिन, तो पेनिट्रेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये भी पूछा जाता है कि 80-100 मतलब क्या होता है, 80/100 मतलब बिट्यूमिन के अंदर क्या होता है, तो इट कैन बी द वैल्यू बिटवीन द 80 एंड 100। ओके, मतलब कि जो भी पेनिट्रेशन वैल्यू मिलेगी वो ये बिट्यूमिन के लिए 80 और 100 के बीच में मिलेगी। जनरली जो हॉट क्लाइमेट रहता है वहां पर हम लोग 30-40 वाला बिट्यूमिन इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट हियर। डक्टिलिटी टेस्ट की बात की जाए तो कि रेट ऑफ द पुल कितना रहता है, तो कि 50 पर मिनट या तो फिर 5 सेंटीमीटर पर मिनट इस्तेमाल करते हैं। इलास्टिसिटी कितनी है या तो एडेसिवनेस कितनी है कि कितना चिपक सकता है बिट्यूमिन, वो हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं। डिजायरेबल वैल्यू कितनी रहती है, तो कि 50 सेंटीमीटर तक मतलब रहती है। सोपनिंग पॉइंट टेस्ट की बात की जाए तो कि हाई ग्रेड बिट्यूमिन का उसका मतलब सोपनिंग पॉइंट विल बी हायर एंड द पेनिट्रेशन वैल्यू विल बी लेसर। मतलब कि अच्छा जो भी अपने पास बिट्यूमिन अवेलेबल है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब वो सॉफ्ट मतलब बहुत ही हाई पॉइंट पे होगा, उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कम रहेगी। ओके, इट मींस कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर पेनिट्रेशन वैल्यू आपको कम मिलेगी। बिट्यूमिन विद द हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट इज प्रिफर्ड इन द वार्म क्लाइमेट। ओके, जो भी मतलब गर्म क्लाइमेट है वहां पर बिट्यूमिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं हायर ग्रेड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की बात की जाए तो बिट्यूमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, 0.97 टू 1.02। याद रखना है, कटबैक बिट्यूमिन यूजुअली हैज द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे बात की जाए तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, तो कि मिनिमम स्पेसिफाइड फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो कि मतलब 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग पता लगाते हैं। स्पॉट टेस्ट करते हैं कि ओवर हीटेड और द क्रैक बिट्यूमिन के ऊपर मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सोल्यूबिलिटी टेस्ट करते हैं कि प्योर बिट्यूमिन कंप्लीटली सोल्यूबल रहता है कार्बन डिस्प्लेटेड एंड द कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। तो ये दोनों केमिकल याद रखने हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन कैरोसिन भी मिलेगा, तो याद रखना है कि वो चीज टिक नहीं करनी, हम लोग कार्बन डिसल्फाइड या तो फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। वाटर कंटेंट टेस्ट की बात की जाए तो मिनिमम वाटर कंटेंट इन बिट्यूमिन शुड बी लेस देन 0.2% बाय वेट। कटबैक बिट्यूमिन किसे कहते हैं, तो कि मतलब बिट्यूमिन के अंदर हम लोग कुछ इमल्सन ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई मतलब वो इजीली क्योर हो पाए इसीलिए। ओके, तो रैपिड क्यूरिंग अगर हो तो वो मतलब डाइल्यूटेड विद द रैपिड एवापोरेटर लाइक नैप्था यूज कर सकते हैं, गैसोलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम क्यूर की बात की जाए तो फ्लेक्सुअर एंड द इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके लिए हम लोग कैरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको मतलब कौन सा यहाँ पर आप इमल्सन यूज कर रहे हो। ओके, और स्लो क्यूरिंग का बात की जाए तो हम लोग मतलब फ्लक्स विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट गैस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर बिट्यूमिन इमल्सन की अगर बात की जाए तो एक तो टार रहता है, तो टार के मतलब 5 ग्रेड रहते हैं जो कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है। मतलब कि टी RT1 की मतलब सबसे कम विस्कोसिटी है और RT5 की सबसे ज्यादा विस्कोसिटी है। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं इसके लिए, तो कि कॉरस्पॉन्डिंग लोड कैरीड बाय द स्पेसिमेन एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज द 60 डिग्री, यहाँ पर डिग्री करना रह गया है, and the deformation at the failure in the unit of the 0.25 mm is recorded as a Marshall value। डिजाइन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मार्शल स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम 340 किलोग्राम है, फ्लो वैल्यू अपनी रहती है 8 से 17 के बीच में, परसेंटेज एयर वॉइड रहती है 3 to 5% एंड वॉइड फील्ड विद द बिट्यूमिन इज 75 to 85। वियरिंग कोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी अरेंजमेंट रहती है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मतलब अरेंजमेंट कैसी रहती है, तो सबसे ऊपर वियरिंग कोर्स आता है, उसके नीचे बेस कोर्स आएगा, फिर सब बेस आएगा और सब ग्रेड आएगा। सब ग्रेड इज द फर्स्ट वन, सबसे पहला वाला रहता है जहां से हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, इसके ऊपर हम लोग सेकंड वाला बनाते हैं, उसके ऊपर थर्ड वाला, और दिस इज अवर लास्ट वन। ओके, तो एग्जाम में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है।
ट्रैफिक इंजीनियरिंग वन ऑफ द इमर्जिंग टॉपिक, इसके ऊपर करंट के टाइम में काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कि मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या रहती है, तो कि नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ द रोड पर यूनिट टाइम इज नोन एज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है, 13 आवर हायर स्पीड, सॉरी 13 आवर हायर वॉल्यूम क्या रहता है, तो कि मतलब ऐसा मतलब स्पीड रहती है या तो आवरली वॉल्यूम रहता है जो 29 टाइम्स पर ईयर मतलब से ज्यादा नहीं बढ़ता, मतलब कि एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 29 बार अगर उससे ज्यादा मतलब आपको स्पीड मिलती है कोई पर्टिकुलर जगह पे या तो वॉल्यूम मिलता है, दैट इज नोन एज द 13th हायर आवरली वॉल्यूम। ओके, स्पोर्ट स्पीड की अगर बात की जाए तो मेजर्ड बाय द एनोस्कोप से हम लोग मेजर करते हैं। अपर स्पीड लिमिट कितनी रहती है, तो कि 85 परसेंटाइल स्पीड, और लोअर स्पीड लिमिट कितनी रहती है, तो कि 15 परसेंटाइल स्पीड। या तो हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में कौन सी यूज करते हैं, तो कि 98 परसेंटाइल स्पीड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि मतलब स्पोर्ट स्पीड से रिलेटेड तो नहीं, बट ये पूछा जाता है कि जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए कौन सी स्पीड यूज करते हैं, या तो सेल्फ स्पीड मतलब कौन सी होती है या तो लोअर स्पीड कौन सी होती है। तो ये तीनों से मतलब एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात की जाए तो कुछ डेफिनेशन है कि ट्रैफिक वॉल्यूम किसे कहा जाता है या तो ट्रैफिक फ्लो किसे कहा जाता है, तो इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ डे। ट्रैफिक डेंसिटी किसे कहा जाता है, तो इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ गिवन लेंथ ऑफ द ट्रैफिक लेन एट अ गिवन इंस्टेंट। इट मींस कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि ट्रैफिक डेंसिटी मल्टीप्लाई विद स्पीड। ट्रैफिक कैपेसिटी किसे कहा जाता है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द रोडवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर आवर पर लेन। आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली मतलब डेफिनेशन ही लिखी जाती है कि वो या तो ऊपर पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट दिया गया ये क्या है, ट्रैफिक कैपेसिटी है, ट्रैफिक डेंसिटी है या तो ट्रैफिक वॉल्यूम है। टाइम हेडवे के बारे में आपको पूछा जाता है, तो कि टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव व्हीकल टू क्रॉस अ सेक्शन ऑफ द रोडवे, दैट इज नोन एज द ट्रैफिक हेडवे। और उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, 360 डबल सॉरी उसकी कैपेसिटी कितने रहते हैं, c कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 3600 डिवाइड बाय ht। डिस्टेंस हेडवे किसे कहते हैं, तो कि मतलब जो ऊपर वाला है ट्रैफिक डेंसिटी उसका अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो दैट इज नोन एज द डिस्टेंस हेडवे। आगे बात की जाए तो कि कुछ बेस कैपेसिटी या तो आइडियल कैपेसिटी के बारे में आपको पूछा जाता है, तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास थ्रू द गिवन पॉइंट और अ लेन और अ रोडवे ड्यूरिंग अ 1 आवर अंडर द मोस्ट आइडियल कंडीशन। फिर पीएसयू के बारे में सॉरी पीसीयू के बारे में आपको पूछा जाता है, पैसेंजर कार यूनिट क्या रहता है, तो कि अपने पास अलग अलग टाइप के व्हीकल है, उन सारों को कन्वर्ट करके हम लोग एक सिंगल व्हीकल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अपने को मतलब अलग अलग डिजाइनिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहता है। ओके, तो पीसीयू इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द पैसेंजर कार अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब कि कार के अंदर हम लोग सब चीजों को कन्वर्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है या तो मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा कि पैसेंजर कार को हम लोग क्या लेते हैं, 1 पीसीए पीएसयू लेते हैं, सॉरी पीएसयू नहीं, यहाँ पर पैसेंजर कार यूनिट। ओके, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। नाउ इफ सपोज अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो उसको 0.5 कंसीडर करेंगे, साइकिल रिक्शा को 1.5, बस ट्रक को 3, और हॉर्स ड्रॉन व्हीकल 4, और लार्ज बुलेट कार्ट है तो 8। आपको एग्जाम में ये वाली चीज पूछी जाती है। देन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो लास्ट जस्ट करंट एग्जाम हुई थी उसके अंदर ही पूछा गया था, तो कि बोथ रोड्स अगर टू वे है तो 24 आपको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, बोथ द रोड्स आर वन वे तो 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और वन रोड वन वे है तो 11 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। ये है क्या, तो कि मतलब मान लो कि आपके मतलब यहाँ पर कोई जंक्शन पड़ रहा है, तो जंक्शन के ऊपर मतलब व्हीकल आपको कितनी जगह से मतलब आएंगे, सामने की ओर से सपोज रोड है तो मतलब जो जंक्शन के ऊपर कितनी जगह से अलग अलग व्हीकल पास आउट हो सकते हैं, कितनी डायरेक्शन के अंदर, तो दैट इज नॉन एज द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। टू वे के लिए 24 याद रखना है, बोथ द रोड्स आर वन वे देन 6, एंड वन वे रोड के लिए 11। ओके, और आपको पार्किंग एफिशिएंसी के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो कि कैसे पार्क करना है, तो कि रोड के अलोंग 90 डिग्री पे अगर पार्क करते हैं तो अपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ओके, ये चीज भी आपको याद रखनी है।
और कुछ एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बिफोर दैट, इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन जॉइन अस ऑन आवर वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमको ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Okay, so first MCQ, the consistency and the flow resistance of the bitumen can be determined from the following। किससे मतलब पता लगाते हैं? तो सिर्फ अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर फ्लो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपको पता है कि कोई भी चीज का फ्लो रेजिस्टेंस क्या होता है, विस्कोसिटी, तो उसकी विस्कोसिटी पता लगाएंगे। ओके, सो दैट इज अवर राइट आंसर, विस्कोसिटी। सेकंड एमसीक्यू कि मैच द फॉलोइंग करना है, तो कि क्रशिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो कि स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्रशिंग टेस्ट करते हैं, सो इट कैन बी मैच विथ 4 नंबर के साथ जाएगा। लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? चलो छोड़ दो, नहीं पता। साउंडनेस मतलब अगर टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो कि वेदरिंग के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। फिर क्या करता है, तो कि एंगुलरिटी मतलब टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो कि शेप के लिए हम लोग एंगुलरिटी टेस्ट करते हैं। तो बचा क्या? 1 नंबर, तो मतलब एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करेंगे? तो कि हार्डनेस मतलब पता लगाने के लिए। ओके, आप एग्जाम के अंदर ये भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, दैट इज नोन एज द एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, सो दिस इज अवर राइट आंसर। पी के साथ क्या जाएगा? एज वी हैव डिस्कस कि 4 नंबर जाएगा। क्यू के साथ क्या जाएगा? 1 नंबर जाएगा। फिर अपने साउंडनेस टेस्ट की अगर बात की जाए तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग वेदरिंग चेक करने के लिए करते हैं और अपनी एंगुलरिटी शेप के लिए करते हैं। ओके, आगे बात की जाए तो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पेवमेंट बिट्यूमिन एज पर IS 731992 लाइज बिटवीन। ये मैंने आपको बताया था कि अपना मतलब जो बिट्यूमिन रहता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, तो कि अपना आंसर क्या रहेगा? ये जो सी आंसर है वो 0.97 से लेके 1.02, यहाँ पर एंड की जगह पे मतलब बिटवीन मतलब आएगा कि इन दोनों के बीच में मतलब रहेगी। ओके, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 2 MCQ है। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैम्बर एंड द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डिजाइन। अगर कोई भी नॉर्मल डिजाइन करते हैं तो कैम्बर और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बीच की क्या रहती है? सो फ्रॉम माय साइड द आंसर विल बी सी। ओके, एंड द सेकंड वन, द इक्वेशन ऑफ द हाइट ऑफ द कैम्बर ऑफ द रोड ऑफ विथ W and the slope 1 jam E will be, ये क्या रहेगा आंसर? तो बेसिकली दैट कैन बी A। ओके, तो अपना आंसर क्या रहेगा? C is equal to W divided by 2N and first one answer will be C is equal to G divided by 2। ओके, ये लॉजिकल आंसर है और आपको ये चीज याद ही रखनी रहेगी। इसमें मतलब कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको अगर इक्वेशन पता है तो ये आप आंसर टिक कर सकते हो। इसमें आप एलिमिनेशन भी नहीं कर सकते बिकॉज सारे के सारे आंसर नियर बाय आपको सेम ही मिल रहे हैं। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है देन डोंट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। आगे बात करें तो कि रिंग एंड बॉल टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज ऑफ द प्योर बिट्यूमिन। ये शायद सेकंड बार आया। ओके, सो फर्स्ट वन हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं रिंग एंड बॉल के अंदर, और सेकंड वन ये अपना रहता है 0.92 टू मतलब 1.02। ओके, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्रीफ में अगर बताओ तो मतलब एक रिंग और बॉल रहती है जिसमें मतलब अंदर बिट्यूमिन का सैंपल रखते हैं। फिर मतलब वो रिंग के अकॉर्डिंगली उस बॉल में से मतलब पास आउट होती है, वगैरह वगैरह चीजें होती है। आप इसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब याद ही रह जाएगा कि जो भी बिट्यूमिन सॉफ्टनिंग पॉइंट पता लगाना है उसके लिए हम लोग मतलब रिंग एंड बॉल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर convexity provide to the carriageway between the crown and the edge of the pavement is known as, क्या होता है? And second one is the reaction time for the calculating of the SSD is taken as, क्या होता है? Okay, so first answer will be equal to camber and second answer will be equal to 2.5 centimeter, sorry 2.5 second। Okay, कैम्बर मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कि कैरेज वे एंड क्राउन के बीच का मतलब ये जो मतलब अपना हिस्सा रहता है कर्व वाला, दैट इज नोन एज अवर कैम्बर। और रिएक्शन टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडीशन में हम लोग 2.5 सेकंड मिनिमम लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस ऑफ द डाउरी एब्रेशन टेस्ट ऑफ द वेट ऑफ 19 ग्राम। 19 ग्राम का अगर वेट लेते हैं तो दैट कैन बी 13.7 फ्रॉम द माय साइड। एंड ब्लैंकमैन्स बीम डिफ्लेक्शन मेथड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? सो इट कैन बी यूज फॉर द फ्लेक्सिबल ओवरले और द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ओके, सो या दिस इज राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर फॉर बोथ द साइड्स। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है कि बैंक्समैन बीम डिफ्लेक्शन कब हम लोग यूज करते हैं? जब हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिजिड पेवमेंट के अंदर हम लोग डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं करते हैं। ओके,
फिर मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इक्वल टू क्या होता है, तो कि हम लोग 3 टाइम्स मतलब ले लेते हैं, बराबर, सॉरी आंसर आ गया, ओके, सो दैट इज 3 टाइम्स, ओके। एंड द आइडियल फॉर्म ऑफ द कर्व ऑफ द समिट कर्व इज द स्पाइरल। ये चीज भी याद रखनी है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा मतलब आइडियल कर्व है, तो दैट इज स्पाइरल, ओके। कभी काफी बार यहाँ पर आपको क्यूबिकल स्पाइरल भी दिया जाता है, तो वो भी मतलब आंसर आपका हो सकता है, ओके। Then the combined value of the flakiness and elongation index is to be determined for the sample of the aggregate. The sequence in which the two tests are conducted is, मतलब कि कौन सी टेस्ट हम लोग पहले करेंगे और कौन सी टेस्ट बाद में करेंगे, ऐसा पूछा गया है कि फ्लैकीनेस वैल्यू पता लगानी है और इलोंगेशन वैल्यू पता लगानी है इसके लिए, ओके। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो कि फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट फॉलोड बाय द इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट ऑन द वॉल सैंपल। मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो कि इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करेंगे, ओके। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेम द ट्रैफिक सर्वे डेटा व्हिच इज प्लॉटेड बाय द मीन ऑफ द डिजायर लाइन। अब ये मतलब आप लोगों के लिए शायद नया क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपने करंटली अगर पास आउट हुए तो आपको इसके बारे में पता होगा, ओके। सो दैट इज अवर ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन सर्वे। ये सारे मतलब सर्वे जो हम लोग करते हैं ऑन द रोड, उसके अंदर डिजायर लाइन का अगर सर्वे करना हो तो दैट इज द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, ओके। फिर द शेप ऑफ द स्टॉप साइन मतलब कैसी रहती है, इस पर आईआरसी के अकॉर्डिंगली स्टॉप साइन कैसी रहती है, लगभग सब लोगों ने स्टॉप साइन देखी होगी, बट कभी ऐसा मतलब ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि उसका मतलब शेप कैसा है, या तो सडनली आपको पूछ लिया जाए तो मतलब कैसा शेप रहता है, ओके। सो इट कैन बी ऑक्टागोनल शेप के अंदर रहती है, ना कि सर्कुलर रहती है, ना रेक्टेंगुलर रहती है, ना ट्राइंगल रहती है, ओके। सर्कुलर कौन सी रहती है, जो कि वार्निंग साइड्स रहती है सारी की सारी, वो सारी सर्कुलर रहती है, बराबर। रेक्टेंगुलर कौन सी रहती है, इंफॉर्मेटिव साइड्स रहती है। ट्राइंगल मतलब क्वेश्चन की जो भी मतलब रहती है दैट इज ट्राइंगुलर रहती है, ओके। फिर ये हम लोग डिस्कस किया था कि द रोड जियोमेट्री इन इंडिया आर डिजाइन फॉर, डिजाइन कौन से बेसिस पे होती है, तो कि 95 के मतलब हवल स्पीड के बेसिस पे हम लोग मतलब रोड जियोमेट्री को डिजाइन करते हैं सेफ्टी के लिए, ओके। फिर आगे बात की जाए तो कि नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स फॉर द टू लेन इंटरमीडिएट और बोथ द रेंट्स आर टू वे कितना होता है, तो कि हम लोगों ने बात की थी कि 24 होते हैं, ओके। फिर when the part travel along the road surface is more than the circumferential movement of the wheels due to the rotation then it is resulting in, मतलब कि रिजल्टेंट किस में होगा, तो कि ये चीज हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस होगी, that is known as the skidding, okay। फिर the traffic conflict that may be occur in the rotary intersection are, मतलब कि ट्रैफिक जो भी मतलब इंटरसेक्शन रहता है वो रोटरी कहाँ पर रहेगा, सो कि एट द मर्जिंग एंड द डाइवर्जन, ओके, जहाँ पर मर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है वहां पर। फिर ग्रेविटी मॉडल इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस फॉर, ग्रेविटी मॉडल किसके लिए यूज होता है, तो कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो जानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। फिर द ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड व्हेन, ट्रैफिक रोटरी जस्टिफाई कब होता है, जब नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड इज बिटवीन 4 and 7। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे गए वही है जो पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं, ओके। फिर इन डिजाइन लाइन डायग्राम क्या क्या होता है, तो आप ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़ सकते हो बाय वीडियो पॉजिंग, और द आंसर विल बी इक्वल टू सी। कि डिजाइन लाइन क्या होती है, तो कि विड्थ ऑफ द डिजाइन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द ट्रिप्स इन द बोथ द डायरेक्शन। जस्ट हम लोगों ने देखा था कि डिजाइन लाइन कैसे होती है, तो कि ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन सर्वे को करके, ओके। फिर एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन एवरेज लेवल ऑफ द इल्यूमिनेशन ऑन द इम्पोर्टेंट रोड कैरीज फास्ट ट्रैक लाइन, या तो फास्ट ट्रैफिक होता है तो कितना होता है, सो दैट इज 30 लक्स। ये किसके बारे में, तो अगर आप जो स्ट्रीट लाइट लगाते हो उसके बारे में, या तो आप गाड़ी के अंदर जो लाइट्स लगाते हो उसके बाद उसको लिमिट करने के लिए है, ओके। फिर द एंट्रेंस एंड द एग्जिट कर्व ऑफ द रोटरी हैव, एंटर और एग्जिट कर्व रोटरी का क्या दिखाता है, तो कि डिफरेंट रेडियस एंड द डिफरेंट विड्थ ऑफ द पेवमेंट, ओके। फिर मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल। फिर क्या है, तो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क, मैक्सिमम कैसे व्हीकल पार्क कर सकते हैं, तो कि 90 डिग्री पे अगर व्हीकल को रखे तो ही मैक्सिमम हम लोग पार्किंग कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। आप ट्राई कर लो, एक मतलब रोड बना दो सेक्शन
90 डिग्री पे कुछ बॉक्स बनाओ, वही बॉक्स को अलग अलग डिग्री पे बना के ट्राई करो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि 90 डिग्री पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास कर सकते हो। ओके, देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कि तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो कि तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रेक की एफिशिएंसी कितनी है, स्पीड ऑफ व्हीकल्स कितनी है, और टोटल रिएक्शन टाइम ड्राइवर का कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, so this is it. Thank you for the watching, and please subscribe the channel and hit the like button or share with your friends. You can also join us on this, and the PDF of this file will be in the description. And if suppose not, then just check it out after few time, it will be there. Okay, so thank you again, be connected with us.